नाम हो जाता है उधर। आप जस्ट नेम है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड वाला लेक्चर करने वाले हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए ग्राफ। अब देखो भाई, जनरली बच्चों को ग्राफ आते होते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको ग्राफ आता होगा। मोस्ट ऑफ द गाइज, कोई नॉन मेडिकल का है क्या? जनरली मैंने सुना था कि सिर्फ मेडिकल वाले स्टूडेंट है। यहाँ पे नॉन मेडिकल है, मुस्कान है, ठीक है, यस सर भी है। पूजा, सब नॉन मेडिकल के। ठीक है, मेडिकल वाले भी मिक्स है, नॉन मेडिकल वाले भी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज बता देता हूँ कि नॉन मेडिकल वालों को ग्राफ अच्छे से आता होगा, मैथ में वो करते हैं, लेकिन मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा ग्राफ प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो मैं मेडिकल वालों के हिसाब से ही करवाऊंगा फिर, क्योंकि यहाँ मेडिकल वाले बच्चे बैठे हैं। तो नो वरी, हम मेडिकल लाइन के हिसाब से ग्राफ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये जो पहला पेज है इसको याद कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ग्राफ, सभी ग्राफ खुद बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। याद रख लेना, ग्राफ कैसे बनाते हैं? वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट होता है हमेशा। डिपेंडेंट मतलब जिसकी वैल्यू एक्स पर डिपेंड करेगी, और एक्स एक्सिस होती है इंडिपेंडेंट। इसको ऐसे लगा लो कि एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट है, तो एक्स जो है यानी वाई जो है इक्वल है सपोज दैट 2x के। अब x इंडिपेंडेंट मानेंगे, जो लेफ्ट में लिखा होता है, राइट में सॉरी, जो राइट में लिखा होता है उसको मानते हैं हम इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया? किसी भी इक्वेशन में राइट में कुछ लिखा उसे इंडिपेंडेंट, लेफ्ट में लिखा उसे डिपेंडेंट मानते हैं। मतलब y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। आप उल्टा लिख दो, उल्टा भी सही है, x की वैल्यू y पे डिपेंड करेगी, नो डाउट। लेकिन कन्वीनियंस के लिए ऐसा माना जाता है कि जो लेफ्ट में होता है वो इंडिपेंडेंट है, जो राइट में होता है वो डिपेंडेंट है। ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है बेटा? अब दूसरी चीज सुनिए, जो डिपेंडेंट होता है वो परपेंडिकुलर होगा। डिपेंडेंट वाला परपेंडिकुलर आएगा, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होगी। एक्स एक्सिस को हमेशा इंडिपेंडेंट मानते हैं, मतलब एक्स इंडिपेंडेंट जो डिपेंड नहीं करता तो वो हॉरिजॉन्टल पर, और जो डिपेंड कर रहा है, अगर आपके पास बेस ही नहीं है तो परपेंडिकुलर कैसे लगाओगे, है ना? तो बेस होना जरूरी है, यानी बेस है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, ये बेस है। यहां से आप याद भी रख सकते हैं। क्लियर है ना? तो एक्स एक्सिस जो है वो इंडिपेंडेंट, दैट इज बेस, और परपेंडिकुलर जो होता है वाई एक्सिस वो डिपेंडेंट होता है। अब बात करते हैं कि कैसे पता लगता है, मतलब इक्वेशन के हिसाब से कैसे पता लगता है। तो वो देखिएगा जरा इक्वेशन में, ये देखिए मैंने ग्राफ किस चीज का बना रखा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो देखो जो वर्सेस के बाद लिखा होता है, वर्सेस के बाद ये टाइम लिखा हुआ है टी, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। बाद वाला इंडिपेंडेंट होता है, पहले वाला डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस पर आएगा टाइम, वाई पर आएगा कंसंट्रेशन। यहां तक क्लियर हुआ आपको? जो वर्सेस वाला ग्राफ दे रखा है, किसके वर्सेस क्या बनाना है, उसमें बाद वाला इंडिपेंडेंट होता है और एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट होती है। ये दो चीजें याद रखेंगे, तो पहले वाला डिपेंडेंट हो जाएगा और वो परपेंडिकुलर आएगा, और वाई एक्सिस पर आएगा, सीधा अपने आप बन जाएगा रिलेशन। ठीक है, तो इतना क्लियर होने के बाद अब बात आती है, ये जो दे रखा है ना हमें ग्राफ में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और ऊपर देखो वो ये भी बताएगा कि ग्राफ है जीरो ऑर्डर के लिए। दो बातें आपको जरूर बताएगा वो, कि वो जीरो ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, और किसके लिए है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम वाला ग्राफ। क्लियर है ना बेटा? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, किस चीज के लिए है, ये दो चीजें वो आपको जरूर बताएगा। अब इतना होने के बाद जब आपको ये चीजें पता लग जाती है, तो जीरो ऑर्डर का एक ऐसा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दोनों चीजें जिसमें हो, मतलब कंसंट्रेशन भी हो उसमें और टाइम भी हो। जीरो ऑर्डर का ऐसा ग्राफ होना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला। तो जीरो ऑर्डर का कौन सा फॉर्मूला आता है भाई? हमें एक ही फॉर्मूला किया, या तो हाफ टाइम किया है ना, या फिर अब ये देखिए जरा, या तो हमने हाफ टाइम कर रखा है, या फिर हमने केटी की वैल्यू निकाल रखी है ए नोट माइनस ए। तो इसमें ए है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ए नोट भी होती है और ए भी होती है, तो कौन सी कंसंट्रेशन ले भाई? एट टाइम टी, यानी ए वाली, ये कंसंट्रेशन लोगे। जब भी वो अकेला कंसंट्रेशन की बात करेगा तो ये वाली लेनी है। अगर वो इनिशियल कंसंट्रेशन कहे तब आपको ए नोट वाली कंसंट्रेशन लेनी है, अगर उसके आगे इनिशियल लगा हुआ है तो। इनिशियल नहीं है तो डेफिनेटली वो कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है। क्लियर हो गया बेटा ये बात? तो समझ में आ गया? यानी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। कंसंट्रेशन जो है वो उसका फॉर्मूला, कंसंट्रेशन और टाइम दोनों चीजें, ऐसा फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर याद है, अब हमें ये फॉर्मूला भी याद है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको ग्राफ को हम क्या करेंगे, वैसे तो बहुत तरह के ग्राफ होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी होता है,
उसके अलावा हाइपरबोला, पैराबोला, ये ग्राफ भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में नॉर्मली 99% फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर। हाइपरबोला, पैराबोला, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये ग्राफ में भी कहीं कहीं कभी कभी आते हैं एडवांस लेवल पर। तो अगर आपको बेसिक लेवल आएगा तभी एडवांस तक जाओगे। तो एडवांस लेवल का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैं आपको बता दूंगा हाइपरबोला और एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है। वैसे जनरल आपके लिए बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है, ये ऐसे टिक जैसा, टीचर के टिक जैसा, ये होता है y इक्वल e की पावर x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये। और दूसरा ये उल्टा टिक होता है टीचर का, उल्टा क्रॉस जैसा, ये होता है y इक्वल x e की पावर माइनस x। ये दोनों एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ऐसे ग्राफ होते हैं एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल के लिए इक्वेशन की जरूरत नहीं होती, ऐसा कोई ग्राफ बना आपको सीधा पता लग जाता, तो बहुत आसान चीज है, जस्ट ग्राफ याद करना। उसके अलावा सी, उल्टा सी, पैराबोला होता है। हाइपरबोला कैसा होता है, यू, उल्टा यू, ठीक है। इस तरह के ग्राफ होते हैं, नॉन मेडिकल वालों को पता होंगे, लेकिन मेडिकल वालों को यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर फोकस करेंगे सबसे पहले। 99% स्ट्रेट लाइन से सारे काम चल जाते हैं केमिस्ट्री में, बाकी जगह पर चले ना चले मुझे नहीं पता। यस अंकिता बेटा बोलिए, क्या कहना चाहते हो? सर मैं पूछ रही थी कि सर एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ग्राफ के कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बनाना है जिसमें? यस, बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं। ग्राफ नहीं बनाना, वो कुछ और पूछेगा कि ये ग्राफ सही है कि नहीं है, समझ गए? या पूछेगा ये ग्राफ कौन से ऑर्डर का है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा पूछता है, ठीक है। तो देखिए अब जरा, तो ये क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला आ गया जिसके अंदर ए नोट ए भी है कंसंट्रेशन और टी भी है, बिल्कुल है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको जैसा उसने बोला कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यानी कि y वर्सेस x एक्सिस के अलोंग, y वर्सेस x, कंसंट्रेशन y है और ये x है, y वर्सेस x के अलोंग हम क्या पुट करेंगे। तो भाई इधर आना चाहिए कंसंट्रेशन। तो देखो मैंने नीचे लिख रखा है, मैंने क्या लिखा, a इक्वल ए नोट माइनस के, ए को इधर ले आया, के टी को दूसरी तरफ ले गया। क्लियर है ये बात ऊपर वाले फॉर्मूला से? अब a क्या है मेरा, y एक्सिस, a बन गया y, क्योंकि इसने कंसंट्रेशन कहा था, कंसंट्रेशन y पर आना चाहिए, तो कंसंट्रेशन y पर आ गया। और t टाइम x पर आ गया, टाइम के साथ कुछ लगा हुआ है उसको बोलते हैं m, y इक्वल mx प्लस c। अगर कोई भी इक्वेशन अगर इस ग्राफ में फिट हो जाती है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज देखिए, बाकी सब आप छोड़ दीजिए, और कोई ऐसी इक्वेशन बन जाती है तो वो पक्के तौर पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो अगर ऐसी इक्वेशन मैंने ऊपर वाली इक्वेशन से बना ली तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दैट इज इट। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई है ना? तो यहां देखिए अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे बनेगी भी। अब तो यानी ये a आ गया y एक्सिस पर, t आ गया x एक्सिस पर, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने कंसंट्रेशन को दूसरी तरफ रखा है और टाइम को एक तरफ। टाइम को आप राइट साइड में रखिए, वो राइट में है, कंसंट्रेशन लेफ्ट में रखिए, वो लेफ्ट में है, और ये y एक्सिस पर होना चाहिए, x एक्सिस पर होना चाहिए, वो हम बाद में अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहां मैंने वही किया, a इक्वल माइनस के टी प्लस ए नोट, ऊपर वाले फॉर्मूला से इसको बना लिया। किस हिसाब से बनाया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के हिसाब से। कंसंट्रेशन लेफ्ट में, टाइम राइट में होना चाहिए, टाइम राइट में, कंसंट्रेशन लेफ्ट में। अब देखो मैंने फिर लिखा y इक्वल एम एक्स प्लस सी, क्या ये इसमें फिट हो रहा है? a पर y a पर आएगा, बिल्कुल सही है। t x है, बिल्कुल सही है। a नोट जो इसके बाद में प्लस सी होता है, ये होता है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। ये y एक्सिस पर वो जगह है जहां से ग्राफ शुरू होता है। ग्राफ जीरो से शुरू हो सकता है, बिल्कुल। a नोट की अगर c की वैल्यू जीरो तो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ना दिया तो जीरो। और अगर y की वैल्यू कुछ है तो मतलब सॉरी c की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ है तो मतलब वहां से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ इंटरसेप्ट की वैल्यू है a नोट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये रहा इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां से ग्राफ स्टार्ट किया। अब यहां से मतलब यहीं से नहीं, आप यहां से कर सकते हो, आप यहां से कर सकते हो, आप यहां से, कंसंट्रेशन तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कहीं से भी ग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा c मतलब कांस्टेंट, इंटरसेप्ट y एक्सिस के ऊपर जहां से ग्राफ शुरू होता है, c होता है। x एक्सिस टाइम है, ये तो पता ही है, टाइम नीचे आएगा, x एक्सिस के अलोंग आएगा, और a जो है वो y एक्सिस के अलोंग आएगा, a भी लिख दिया। m क्या होता है, m होता है भाई स्लोप। यहाँ देखिए y इक्वल एम एक्स प्लस सी के अंदर मैंने लिख रखा है, c कांस्टेंट है जो इंटरसेप्ट होता है, m है वो स्लोप होता है। स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब क्या है, एंगल अगेंस्ट द y एक्सिस। y एक्सिस पे जहां से शुरू होता है वो तो कांस्टेंट है, और एंगल जो होता है, स्लोप मतलब एंगल जो होता है वो होता है m। x के साथ जो लगा होता है एंगल होता है, और अगर वो एंगल उस m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, देखिए नीचे मैंने ग्रीन कलर में लिख रखे हैं, पॉजिटिव m है तो मतलब ग्राफ ऐसे जाए,
नेगेटिव m है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो टीचर के टिक की तरह अगर ग्राफ बन रहा है, ऐसे जा रहा है ग्राफ, तो पॉजिटिव m, और अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है क्रॉस में बन रहा है तो वो नेगेटिव m है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, m की वैल्यू माइनस के, सबको दिखाई दे रही है? यस तो इसका मतलब m माइनस के मतलब ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ। तो मैंने यहाँ a नोट से शुरू किया, जो मेरे को कांस्टेंट पता था, कांस्टेंट से शुरू किया, है ना, ये रहा कांस्टेंट, कांस्टेंट से शुरू किया a नोट। अब यहाँ से नीचे की तरफ बना दो, बन गया स्लोप नेगेटिव के है, ये लिखा हुआ है, एंगल नेगेटिव के आएगा, है ना, दैट्स इट। उसके अलावा अब और क्या रह गया, नेगेटिव के एंगल आ गया, m की वैल्यू x एक्सिस पर टाइम हमने सीधा रिप्रेजेंट कर दिया, m की वैल्यू माइनस के आ गई है, a नोट कांस्टेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, बन गया ग्राफ, बस बात खत्म। समझ में आ गया भी सबको? सर एक बार रिपीट करना। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? सर एक बार रिपीट करना। रिपीट सर ये करता हूं। सी कंसंट्रेशन कांस्टेंट क्यों है सर? ये तो Concentration- बढ़ेगा ना स्लोप। कंसंट्रेशन सर वो लिखा है इनिशियल y इक्वल टू कंसंट्रेशन mx। कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू वाली, ए सर तो ये कंसंट्रेशन जीरो है, से ए स्टार्ट होनी नोट, चाहिए ना ये। ए नोट ये एटी, ये कंसंट्रेशन, ये तो बढ़ रही है, कम हो रही है, और ए नोट जो है वो कांस्टेंट है। शुरू में जो कंसंट्रेशन लोगे वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। सर ये मतलब ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? हमने बोला सी की वैल्यू ए नोट दे रखी है, किसी भी y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन में c कांस्टेंट होता है जहां से ग्राफ शुरू होता है। अब हमारे c की वैल्यू आई ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आप ओरिजिन यानी जीरो से स्टार्ट करोगे? क्या शुरू में कंसंट्रेशन थी नहीं रिएक्टेंट की? शुरू में तो कुछ लोग है कंसंट्रेशन। यस यस सर, मतलब तो सर शुरू में शुरू से जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती वो। नहीं हो सकती है सर- क्योंकि ए नोट है, ठीक है। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ रिपीट करता हूँ बेटा, देखो रिपीट की बजाय मैं आपको ना एक नया ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है। चलिए नया ग्राफ बनाते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, सेम जीरो ऑर्डर इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर, और इसको आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। ये मैं आपको नोट्स में नहीं देने वाला, ये जस्ट रफ वर्क कर रहा हूँ। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं हाफ टाइम का, टी हाफ का फॉर्मूला पता है किसी को जीरो ऑर्डर के लिए? टी हाफ, चलो निकालते हैं इसको। ए नोट चलो सर इसको जीरो find ऑर्डर भी हाफ हो जाएगा, टी हाफ कर दिए तो। हाँ सुनिए देखिए, के टी इक्वल क्या था, ए नोट माइनस ए, ये है हमारा फॉर्मूला फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कर दिया कि टाइम जो है हाफ है, हाफ का मतलब आधा टाइम बीत चुका है। अगर आधा टाइम बीत चुका है तो ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी कितनी हो जाएगी, इसकी हाँ। वैल्यू क्या? सर आधी। ए नोट का हाफ भर सकता हूँ, यस ए टी क्या बन जाएगा, हाफ, क्योंकि हाफ रह गई इनिशियल कंसंट्रेशन। अब मैं इसको जरा सोल्व कर लेता हूं, तो के टी हाफ क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 ए नोट, है ना, माइनस में ए नोट, तो क्या आ गया इक्वल इसके, ए नोट डिवाइडेड बाय 2। यस क्लियर है? यस सर। सर ये 2 से 2 कटेगा ना? टी हाफ इक्वल क्या बेटा, 2 ए नोट में से 1 ए नोट कट माइनस हो गया ना, सर 1 ए नोट बचा, नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। 2 से 2 नहीं काट सकते बेटा, क्योंकि 2 पहले इसके ये साथ नोट के साथ। माइनस में भी जा रहा है ना, अगर दोनों के बाहर ऐसे ब्रैकेट में होता ना, सबसे मल्टीप्लाई या तब डिवाइड हो रहा है, कटता है। अब ये ब्रैकेट में नहीं है, तो अब आगे देखिए ए नोट बाई 2 आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ अगर मैं के को, अब मैं के को नीचे लेके जा रहा हूँ, तो टी जो है, टी हाफ जो है वो मेरा आ गया ए नोट डिवाइडेड बाई 2, और के नीचे आ गया 2k, तो ये आ गया टी हाफ का फॉर्मूला। यस बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब ये एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए नोट बाई 2k। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ सीधा सीधा, तो मुझे जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ चाहिए, मैं ग्राफ आपको बताता हूं, यानी आपको ग्राफ बनाना है ए नोट वर्सेस टाइम, ए नोट वर्सेस टाइम, और टाइम भी कौन सा है, हाफ टाइम, इसके खिलाफ आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा फॉर्मूला चाहिए, जीरो ऑर्डर में ऐसा फॉर्मूला कौन सा है भाई, टी हाफ वो ए इक्वल नोट बाय 2k। बाई 2k। अब इसमें ए नोट भी है और 2k भी है, और सॉरी टी हाफ भी है, दोनों है,
तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले को, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और जनरली स्ट्रेट लाइन ही होता है ऐसा ग्राफ, ठीक है, कि आपके सिलेबस में वही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी को फॉलो करेगा, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। एक्स एक्सिस होगा, मैंने बोला टी हाफ एक्स एक्सिस होना चाहिए, टी हाफ इधर आना चाहिए, और y कौन सा होगा, y होगा ए नोट, जो पहले लिखा हो पहले होगा, जो बाद में लिखा हो बाद में एक्स एक्सिस पर आएगा। तो ये दोनों होने चाहिए। तो कैसे इस फॉर्मूले को डिफाइन करें, तो देखो सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को भी फॉलो कर रहा है, एक बार बताना। y इक्वल एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा बेटा इसका, इसलिए इसको फॉलो किया जाता है। ये स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते हो तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नहीं सर, इस इक्वेशन को लिख क्यों रहे हैं, ये पूछ रही हूँ। ग्राफ बनाने के लिए, देखो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा बनेगा। स्ट्रेट लाइन बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए, पैराबोला बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, एक्सपोनेंशियल बन रहा है, ये चीजें आपको पहले से डिफाइंड होती हैं। आपके सिलेबस के अंदर सभी ग्राफ 99.99% स्ट्रेट लाइन बनते हैं। केमिस्ट्री में स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब आपके पास में टी हाफ ए नोट बाई 2k है, अब आपको तो ए नोट वर्सेस टी हाफ का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा, यहां से हम अंदाजा लगा लेते हैं। तो ग्राफ तो देखो ऐसा बनेगा, टी यहां पर आएगा वर्सेस टी हाफ यानी 1/2, टी तो इस तरफ आएगा एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट, और ए नोट जो है वो किस पर आएगा, डिपेंडेंट एक्सिस पर आएगा। सीधी सी बात है ना। अब क्या होगा, अब मुझे क्या पता कि ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो मुझे ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो मैंने स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ लिख दिया, ये लिख दिया मैंने स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। अब y इक्वल एम एक्स प्लस सी, अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आऊं तो मुझे पक्का हो जाएगा कि ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इस फॉर्म में कैसे लेके आए भी, x यानी कि हमारा टी हाफ दूसरी तरफ होना चाहिए, ए नोट इधर होना चाहिए, तो मैं 2k को इधर ले आता हूं, तो मैं एक्चुअल में ए नोट इक्वल टी हाफ 1/2 और मल्टीप्लाई में 2k आ गया। यस क्लियर है बेटा, सीधा सीधा। अब देखो इसमें y तो ये बन गया मेरा, x मुझे पता है ये बन गया, m अब m जो है वो 2k बन गया, और प्लस में c तो कुछ है ही नहीं, तो c को मान लिया मैंने 0, कांस्टेंट है 0। यस बेटा क्लियर है सबको, यस सर। कांस्टेंट कुछ सर नहीं है, तो m बता दो, क्या सर स्लोप क्या रखे आप? अब पता लग जाएगा। देखो स्लोप 2k आ गया ना, m जो है वो स्लोप होता है, m जो है वही स्लोप होता है, यानी ये स्लोप है, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। 2k मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप कैसा होता है, ऐसे टीचर के टिक की तरह ऊपर की तरफ जाएगा, और c कांस्टेंट 0 है, मतलब ये 0 से स्टार्ट होएगा ग्राफ, यहां से स्टार्ट होगा और टीचर के ऐसे की तरह जाएगा। ये बन गया आपका ग्राफ, बात खत्म। क्लियर है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब जो पॉजिटिव वाला होगा। नहीं बेटा, सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, आप उसको मत देखो, सी से ही ग्राफ शुरू होता है, सी पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव ओरिजिन से होगा कि नहीं होगा। सी 0 है, कांस्टेंट 0 है, तो ओरिजिन से स्टार्ट, कांस्टेंट की कोई वैल्यू है तो वाई एक्सिस पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। क्लियर है? यस। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है, मान लो यहाँ पर 0 की जगह 5 होता, तो मतलब मैं इसको 5 से शुरू करता यहाँ से और ऐसे जाता ग्राफ। अगर ये 5 की जगह 3 होता, यहाँ से जाता। अगर ये -1 होता तो 5 की जगह -1 यहाँ से ऐसे जाता, तब भी ऐसे जा सकता है। देखो स्लोप पॉजिटिव होना मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। कांस्टेंट ये तो सारा की कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, कांस्टेंट से स्टार्ट होगा बेटा, कांस्टेंट 0 है इसलिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, बस बात खत्म। क्लियर है? ओके सर, यस। ठीक है, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो वेल एंड इनफ जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, कौन सी चीज क्या होती है, लेकिन अगर आपने, अब देखो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं इसमें। y इक्वल एम एक्स प्लस सी, पहले तो ये याद होना चाहिए, c कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का मतलब वो y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, तो c की वैल्यू 0 तो y एक्सिस पर 0, c की वैल्यू 1 है y एक्सिस पर 1, c की वैल्यू -1 है y एक्सिस पर -1, मतलब नीचे से स्टार्ट करो ग्राफ को, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ है, और ये कांस्टेंट होता है। फिर x वो होता है जो वर्सेस के बाद आता है, तो वर्सेस के बाद मतलब जो भी लिखा हुआ है, टी हाफ लिखा हुआ है, x आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा, वर्सेस से पहले जो लिखा है वो y एक्सिस पर आएगा। ठीक है, ए नोट y एक्सिस पर आ गया, और m जो होता है वो स्लोप होता है। अगर वो स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब टीचर के टिक की तरह ऐसे ग्राफ जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो टीचर के क्रॉस की तरह नीचे की तरफ ग्राफ आएगा, जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे नीचे की तरफ, जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे ऊपर की तरफ पॉजिटिव। क्लियर है? ये सारी बातें याद रखेंगे तभी आप ग्राफ कर पाएंगे। तो इतनी सारी चीजें एक ही ग्राफ के अंदर आती हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करना होगा।
कम से कम 7-8 ग्राफ खुद बनाकर देखिए, अपनी मर्जी से उल्टा सीधा करके देखिए कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उसके बाद में सारे ग्राफ बन जाएंगे। हम आगे भी करेंगे उस ग्राफ को, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं बेटा। हर Yes, ऑर्डर बेटा। के लिए सर, हर ऑर्डर के लिए अलग अलग वो फॉर्मूला लगेगा ना? सभी जैसे ऑर्डर के zero- लिए अलग अलग फॉर्मूला है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला कि जो भी वर्सेस का ग्राफ दिया हो तो वो आपको बताएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बनाना है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बनाना है, या टाइम वर्सेस हाफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन है, हाफ टाइम वर्सेस के है, जो भी दिया होगा वो आपको दिया होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, उस हिसाब से। तो देखो अब हम हाफ लाइफ करने वाले हैं जीरो ऑर्डर का, ये मैंने पहले ही वैसे डेरिवेट कर दिया था, तो यहाँ आपको बस बता रहा हूँ। तो हाफ टाइम का मतलब है कि कंसंट्रेशन हाफ रह जाएगी, हाफ टाइम जब आधा बीत चुका है, तो टाइम आधा बीत चुका है, तो जो कंसंट्रेशन है एट टाइम टी आधा बीतने के बाद, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाएगी, ए नोट बाई 2। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी के टी इक्वल ए नोट माइनस ए, जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन है ये। तो यहाँ पर ए की जगह पर मैं ए नोट बाई 2 पुट कर दूंगा, तो ए की जगह पर ए नोट बाई 2 पुट करेंगे। यहाँ टी को इधर ले आया, ए को नीचे ले गया, बात एक ही है ना? ये भी जीरो ऑर्डर ही है, यहाँ तक तो कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने टी की जगह टी हाफ रख दिया। अगर टाइम आधा बीत चुका है, टी हाफ का मतलब ये नहीं कि आधा रह गया है, ये मत सोचना, आधा बीत चुका है, बीत चुका सोचते होते हैं, है ना, पास्ट का। तो आधा बीत चुका है, तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ए की आधे टाइम के बाद क्या रह जाएगी, ए नोट बाई 2, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाएगी, ए नोट माइनस। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वही आ गया सीधा फॉर्मूला। जिसको ये डेरिवेशन समझ में ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर्मूला अगर याद नहीं हुआ तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, फिर आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, फिर बहाना लगा रहे हो कि मेरे को डेरिवेशन समझ में नहीं आ रही, मेरे को डेरिवेशन याद नहीं हो रही, क्योंकि डेरिवेशन से कोई फायदा है ही नहीं। डेरिवेशन पेपर में कभी कभी आती है, ठीक है, लेकिन जिस बच्चे को फॉर्मूला अच्छे से याद है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है, डेरिवेशन उसको अपने आप समझ में आएगी। जो बच्चा डेरिवेशन के लिए बहाना लगाता है कि मेरे को समझ में नहीं आती है, इसका मतलब वो फॉर्मूला याद करना ही नहीं चाहता। फॉर्मूला याद नहीं करेगा तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। जिसे फॉर्मूला याद हो गया और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है, उसको डेरिवेशन चुटकियों में समझ में आती है, शुरू में आए ना आए लेकिन बाद में आ जाती है। तो पहला काम न्यूमेरिकल का फॉर्मूला याद करना है, तो ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। याद रख लेना, जितने भी फॉर्मूले हैं सब आपको आने चाहिए। केमिकल काइनेटिक का चैप्टर चल रहा है बेटा, सोबिया बेटा। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ देखो, हाफ टाइम वर्सेस ए नोट, इसका अभी अभी हमने ग्राफ बनाया था, याद है? यस सर। अब हमने उल्टा किया था, हाफ टाइम हमने तो यहाँ लिया था, है ना, वर्सेस उल्टा किया था, तो आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हमारा स्लोप आ रहा था 2k और इसका स्लोप आ रहा है 1/2k। सर माइनस में होगा, माइनस नहीं होगा, 1/2 के होगा, उसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, हाफ टाइम क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसमें उसने क्या बोला, टाइम वर्सेस ए नोट है, तो टाइम ऑलरेडी वाई एक्सिस पर है, ये रहा वाई एक्सिस, टाइम ए नोट, यहां मैं क्या लिखने वाला हूं, एम एक्स। एम एक्स क्या है मेरा, ए नोट बोला था उसने, टाइम वर्सेस ए नोट, तो ए नोट तो ये रहा, और एम क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2k, 1/2k मेरा एम हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, सी कांस्टेंट मतलब 0। मैंने ये लिखा सर डायरेक्ट 2k नहीं लिख सकते? कैसे, स्लोप को डायरेक्ट 2k नहीं लिख सकते हैं? 1/2k को आप डायरेक्ट 2k लिखोगे तो कितना बड़ा डिफरेंस आएगा बताओ। नहीं सर, जैसे हम समझ लें t1 हाफ x है और a नॉट y है, तो 2k लिख दिया करो। गलती से लिखोगे वो तो गलत ही होगा, आपको पता ही है। 1/2k को 2k कैसे लिख सकते हो आप, इसको सीधा उठा के आपको अच्छा ऐसा सर, लग रहा है। डिवाइड में इसलिए है ना? हाँ, ये divide में डिवाइड में है समझ ना आ बेटा, गया। आप इसको सीधा उठा के ऊपर कैसे लिख सकते हो नीचे वाली चीज को, ठीक है सर। है ना, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ये 1/2k बनेगा और ये ए नोट और ये सी कांस्टेंट बनेगा, 0 आ गया, तो सीधा ग्राफ बन गया। क्या करना है, ए नोट को यहाँ दिखाना है, जो बाद में उसको यहाँ दिखाना है। हमने क्या बनाया था, देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हमने क्या बनाया था, ए नोट वर्सेस टी हाफ का ग्राफ हमने बनाया था अभी, है ना। तो ए नोट वर्सेस टी हाफ का ग्राफ देखिए कैसा बनाया था हमने। मुझे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट ए नोट को मुझे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में रखना है। कैसे, तो देखो जरा, टी 1/2 इक्वल है ए नोट बाई 2k। अब मैं ए नोट को इस तरफ रखूंगा तो 2k को इधर ले आता हूँ, ए नोट इक्वल 2k मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2k मल्टीप्लाई में मतलब 2k मल्टीप्लाई में टी हाफ। अब देखिए क्या होने वाला है, तो ए नोट तो मेरा बन गया वाई एक्सिस पर, ये बन गया एम एक्स, तो एम हो गया 2k, और एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया मेरा टी हाफ, ये तो एक्स एक्सिस पर रखना था। प्लस में सी तो कांस्टेंट है और ये यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये प्लस में 0 आ गया, बात ही खत्म। क्लियर है, उल्टा लिख दिया मैंने इसको।
यस सही है। सर, हमने हाफ के लिए लिया है इसलिए 1/2 लिया है ना। अगर 1 आवर के लिए 1 के लिए होगा तो फिर 1 आ जाएगा, इधर बढ़ते जाएगी ना जितने के लिए लेंगे। हाफ के लिए लिया इसलिए 1/, हाँ ये A0/2 हमने हाफ के लिए लिया ना। कैसे कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ जो टाइम लिया है आपने हाफ लाइफ के लिए लिया है, अगर यहाँ पर हाफ, फुल के लिए होता तो उस हिसाब से बदलती जाती ना वैल्यू। हाँ वो बदल रहा है, वो भी करेंगे, वो आगे आएगा बेटा, वेट एंड वॉच। ठीक है, जो करवाया जा रहा है उसको धीरज के साथ करिए। ठीक है, जब बदलेंगे तो वो बदल के भी मैं आपको करवाऊंगा, चिंता मत करो, वो भी आएगा। तो देखो mx+c बन गया। अब मुझे इसको प्लॉट करना है, तो इसमें और इसमें फर्क बताना आप लोग। मैं आपसे इससे एक क्वेश्चन पूछूंगा, टी हाफ, और यहाँ पर अब क्या यहाँ पर टी हाफ लगेगा? नहीं, यहाँ लगेगा ए नोट, है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पर ए नोट और टी हाफ इधर आ गया। दोनों ग्राफ में क्या फर्क है? उसका ए नोट नीचे है और टी हाफ ऊपर है, इसमें उल्टा कर दिया तो क्या कुछ फर्क आने वाला है? ग्राफ फिर भी सेम ही बनेगा, y इक्वल mx+c। k की वैल्यू क्या आ रही है? m की वैल्यू, स्लोप हमारा पॉजिटिव आ रहा है 2k, तो मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ आया, कांस्टेंट 0 है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। यस, क्लियर है भाई सबको? यस सर। क्या हमारा बन गया ग्राफ, और इसके अंदर स्लोप की वैल्यू आएगी। स्लोप जो है यानी एंगल बोलते हैं उसको, वो 2k है, वहां पर स्लोप क्या था? 1/2k, हाफ हो जाएगा। ये सब सेम है। तो मुझे बताइए क्या इन दोनों ग्राफ में, दोनों ग्राफ तो सेम ही बन रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में? सर फर्क नहीं है, वो सर इंडिपेंडेंट होता है जो एक्सेस होता है, और वो उल्टा कर दिया हमने, तो इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं आया। एक फर्क है, ध्यान से सोचो, क्या है पता है? स्लोप ऑफ ग्राफ ग्रीन कलर एंड स्लोप ऑफ ग्राफ रेड कलर इज डिफरेंट। वो 1/2k है, ये 2k है। तो बताओ ज्यादा स्लोप किसका है और कम स्लोप किसका है? सर आपने सर तो वहां पे रेड वाले टाइम को वाई एक्सिस पर रख दिया। हाँ तो उल्टा किया ना, ऊपर से चले हम, क्योंकि मैंने उसको वर्सेस में भी तो उल्टा लिखा है। ये देखो, ए वर्सेस टी हाफ और टी हाफ वर्सेस ए, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के बेटा। वर्सेस से फर्क पता लग जाता है, जो वर्सेस के बाद में होता है वो एक्स एक्सिस पर आएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है दोनों। आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जैसा बन रहा है वैसा बनेगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या? मैंने यही पूछा कि अब फिर भी दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन फिर भी एक फर्क है। क्या फर्क है? स्लोप दोनों का अलग अलग है। तो किसका स्लोप कौन सा है भाई? किसका स्लोप ज्यादा है, किसका कम है, ये सर बताओ। जिसका उल्टा है उसकी उल्टी स्लोप है, जिसका सीधा है मतलब सीधी स्लोप, सर, उसकी रेड वाले 1/2 के कम किसका है, ज्यादा किसका है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर, 1/2k ज्यादा है या 1/2 के 2k ज्यादा है? 1/2 सर 1/2 के 1/2k। इसका मतलब 1/2k का जो एंगल है ना, ये वाला एंगल होरिजन के अगेंस्ट, वो कम है, और इसका ये वाला एंगल ज्यादा है। तो मैंने देखो जानबूझ के इसको थोड़ा स्लैंट हाइट में बनाया और इसको थोड़ा सा ज्यादा स्लैंट हाइट में बना रखा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल छोटा है। यस, सर देखने में सेकंड वाला लग रहा है बड़ा, सेकंड वाला छोटा लग रहा है। छोटा कैसे? अरे वो उसके सर देखने पास ही में है, लग रहा वाई एक्सिस है। के पास, वाई एक्सिस के पास है, लाल वाला तो नहीं। सर एंगल भी इसका ज्यादा बन रहा है ना। हाँ एंगल ही तो बता रहा हूँ, वाई एक्सिस के पास है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग उसका एंगल क्या है? ये एंगल जो है मान के चलो ये 60 डिग्री के आसपास है, और ये एंगल जो है ये 50-50 है, 45 डिग्री है। देखो ध्यान से, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री के आसपास है। नहीं पता लग रहा क्या? सर साइज में क्या रीति है? साइज मतलब सर कुछ नहीं। बट जो मैंने बोला वो समझ में आ गया बेटा? यस हाँ, में फर्क हो गया। मतलब आपको देखने में लग रहा है दोनों ग्राफ सेम है, बट ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये एडवांस लेवल है। यहाँ आपको ये कंफ्यूजन हो रही है ना, इसको बोलते हैं एडवांस लेवल। एडवांस में यही करते हैं, वो ग्राफ वही रहेगा, mx+c आएगा, लेकिन वो एक बार बोल देगा कि टी हाफ जो है, टी हाफ वर्सेस ए नोट और ए नोट वर्सेस टी हाफ, दोनों सिचुएशन दे देगा। कहेगा जीरो ऑर्डर है, दोनों के ग्राफ्स में किसका स्लोप जो है या किसका एंगल अगेंस्ट एक्स एक्सिस ज्यादा है, ये पूछेगा। अब आप कहोगे एंगल तो हमने जिंदगी में नहीं करे, ग्राफ्स में एंगल तो आते ही नहीं है, बट वो स्लोप की बात कर रहा है, स्लोप को एंगल कह के बोल देगा, और है सर ना? दोनों स्ट्रेट लाइन भी है, और दोनों स्ट्रेट लाइन भी आएंगे, ये भी है, सब कुछ सेम होते हुए भी कुछ फर्क है, और वो फर्क के बारे में पूछ लेगा। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, पहले दोनों ग्राफ बनाइए, आपको बनाने आते हैं, आपको लगेगा दोनों सेम तो है, सोचोगे तो ऐसा लगेगा सेम है, लेकिन बना के देखोगे, फिर थोड़ा डीप सोचोगे, इसका स्लोप 1/2k, इसका स्लोप 2k, तब आपको डिफरेंस सीधा सीधा समझ में आएगा। यस बेटा, क्लियर है ये बात? यस सर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वही आते हैं इसमें एडवांस लेवल में। बस इतना सा ही फर्क है एडवांस लेवल का, और कोई फर्क नहीं है। किसी को लगता है एडवांस लेवल तो एनसीईआरटी पूरा है, तो एडवांस लेवल आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो जीरो ऑर्डर एट टाइम 100%।
अब हमने टी वो तो कर लिया, 50% तो कर लिया, अब 100% देख लेते हैं जीरो ऑर्डर का। तो जीरो ऑर्डर का 100% देखिए, KT इक्वल A नॉट माइनस AT, यही फॉर्मूला हमने यही किया था। अब टाइम हो गया 100%। 100% का मतलब क्या है, AT की कंसंट्रेशन कितनी होगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। AT क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, T मतलब 100% टाइम पर। तो AT की कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, 100% टाइम पर रिएक्टेंट तो जीरो बचेंगे ना, क्योंकि सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो यहाँ हमारे पास आएगा KT 100% इक्वल A नॉट माइनस जीरो। सर ए नॉट पूरा 100% होगा शायद। A नोट नहीं, AT इनिशियल। A नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। आपने इसको ऐसे लो, देखो यही चीजें पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होती है ना, और बार बार कंफ्यूज होते हो, क्यों पता है, लिख कर देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके समझ में आएगा। इसको मैं सिंपल करके बताता हूँ, आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। A नोट का मतलब है कि आपके पास शुरू में 5 मोल थे, 5 मोल रिएक्टेंट है, रिएक्शन पूरी हो गई, 100% रिएक्शन जो है वो फिनिश हो चुकी है, फिनिश। अब मुझे बताओ 5 मोल रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट, तो अब 100% फिनिश होने के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बताया कोई मेरे को कितनी रहेगी? हाँ भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सर कब 100% रिएक्शन खत्म हो चुकी है, फिनिश। अब मुझे बताइए सर जीरो बचे, यही तो लिख रखा है यहाँ पे। A नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो 5 मोल मैंने लिया था, और AT मतलब टाइम बीतने के बाद कितना, 100% टाइम खत्म हो चुका है रिएक्शन का, तो AT की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, जीरो। समझ में आया? यस सर। सिंपल है ना? तो A नोट माइनस AT, A नोट का मतलब याद रख लो, A नोट का मीनिंग है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, सॉरी एट टाइम जीरो, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। शुरू में कंसंट्रेशन क्या ली थी, जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई थी, वो कंसंट्रेशन। और AT का मतलब है रिएक्शन कुछ टाइम बीतने के बाद कितना, T टाइम, मतलब कितना भी 5 मिनट 10 मिनट, वो तो वो बताएगा कितना, इसलिए हमने इसको T लिखा। हमेशा 5 मिनट थोड़ा लिख सकता हूँ। तो T टाइम बीतने के बाद रिएक्शन कितनी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रह गई, तो AT मतलब 100% टाइम बीत गया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो होगी, क्योंकि सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं। यही इस इक्वेशन में ये जो यूज हो रहे हैं, इनका अच्छे से पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये जीरो, तो मतलब A नॉट माइनस जीरो कर सकता हूं मैं, तो भाई सीधा सीधा KT 100 इक्वल A नॉट बाई जीरो, तो T 100 इक्वल A नॉट, इसके इक्वल लगा सकता हूँ, T 100 क्या आ जाएगा, A नॉट बाई K। यस, क्लियर है। अब हमने एक चीज की थी, T हाफ, हाफ का मतलब 50%, T हाफ इक्वल क्या था, A नॉट बाय 2K था ना, और यहाँ पर A नोट बाई K हो गया। और T 100 क्या है, 100% जब, यानी जीरो ऑर्डर जब पूरी हो जाती है रिएक्शन, तो A नॉट बाय K बच जाता है। बस ये दोनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, दैट्स इट। यस गाइस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, डेरिवेशन समझ आए ना आए भाड़ में जाए, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद हो जाता है तो डेरिवेशन का बहाना आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। अब आगे देखो जरा, अब T एट टाइम 3/4, अब ये 3/4 का क्या मतलब है, यहाँ परसेंटेज तो दे नहीं रखी, तो 3/4 का मतलब निकालना पड़ेगा। एक में से 3/4 हिस्सा निकल गया, तो 100 में से कितना निकला, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 75%। इसका मतलब 100 से 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 3/4 जाएगा, 25 या 75 है ना, तो यानी 75%। इसका मतलब ही 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो 75 कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान से देखना, अब T जीरो ऑर्डर ही है, वही है सेम टू सेम। तो देखिए KT इक्वल A नॉट माइनस AT होता है, या A लगा लो या AT। अब वो कह रहा है 75% T, इसका मतलब A नॉट तो वही रहेगा। A क्या बन गया, A, अब A जो है, A यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, मतलब जब 75% टाइम बीत चुका था, तब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बच गई, ये बताओ। 25%। सर 25%। यस कैसे, 75% टाइम बीत चुका है, इसका मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब कितनी बची है, 25%, मतलब रिएक्टेंट भी 25% बचे हैं, सीधी सी बात। तो रिएक्टेंट बच गए 25%, तो यहाँ A 75 मत लगा देना गलती से, जो मैंने लिखा है रिएक्टेंट यहाँ पे 25% बचेंगे। तो A नोट का, अगर मैं A नोट का 25% निकालूं, 25 डिवाइडेड बाय 100, 100 में से 25 ना, तो एक में से कितना, 1/4, तो ये 1/4 आएगा। यस,
क्लियर हुआ सबको? यस सर। ए नोट बाय 4 कैसे आया? ए नोट कंसंट्रेशन थी शुरू में और इसका 25% ही बचा है, तो मल्टीप्लाई कर दो टोटल कंसंट्रेशन का 25%, परसेंट के लिए नीचे 100 लग जाएगा, तो 25 1 जा 25 4 जा, ए नोट डिवाइडेड बाय 4। यस बेटा, क्लियर है? तो यानी कि 75% टाइम बीतने पर ए टी की वैल्यू की जगह, जो ए टी है इसकी जगह मैं ए नोट बाय 4 भर सकता हूं, और मैंने भर दिया। यस, ये समझ में आ गया सबको? सर यस सर। सर अगर 50 होता तो 2/4 हो जाता, फिर 1/2 हो जाता है। 1/2 वो ए नोट बाय 2 वही हो जाता, वो तो हमने भरा ही था टी हाफ पे, है ना? इसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा जल्दी आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, नोटबुक साथ में रखा कीजिए, साथ के साथ लिखोगे तो और भी बहुत जल्दी, पढ़ते पढ़ते भी कुछ कुछ चीजें लिखते रहिए जो आपको लग रहा है कुछ डाउट हो रहा है, या कोई फॉर्मूला है, जैसे मैं काफी टाइम लगाता हूँ डेरिवेशन में आपको करवाने में, है ना? धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप तो आप आसानी से लिख सकते हो, लिखने में इतना टाइम लगेगा ना जितना मैं समझाने में लगा रहा हूँ, है ना? तो आगे देखिए, अब जरा 4 एलसीएम आ गया, तो ये 4 ए नोट बन गया और ये ए नोट बन गया, तो ये 3/4 ए नोट आ गया। अब शुरू में हमने लिया था 3/4 टाइम, और ये भी 3/4 ए नोट आ रहा है। डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन देम, खुद निकाल के ही देखना, कहीं ऊपर वाले को देख के सीधा नीचे चिपका दो, बहुत गलत होता है वो, कई जगह पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ब्लंडर हो जाता है बड़े वाला, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऊपर वाले को देख कर नहीं निकालना, सोच समझ कर इसको सोल्व करना, या फिर सीधा याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये KT 75% का मतलब है 3/4 ए नोट। क्लियर है भाई? तो T75 क्या होगा? K नीचे आ जाएगा, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 3/4 ए नोट बाय K, दैट इज इट। अब देखो जरा ध्यान से, टी हाफ क्या था? ए नोट बाय 2K था, टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए, यही था ना? तो मैं इसको कुछ वैसा ही बनाने वाला हूं। तो देखो 3 ए नोट बाय 2 इंटू 2K, 4K है ना ये, इसको मैंने 2 इंटू 2K लिख दिया, लिख सकता हूँ? यस सर। सर कैसे? ए नोट बाय 2K क्या है? टी हाफ है, इसको रख दिया टी हाफ। और 3/2 क्या होता है? 1.5 होता है 3/2 के, 3/2 जो है 1.5 होता है, और टी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि T75 एक्चुअल में 1.5 इंटू टी हाफ होता है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस तो देखो हमने T 100% कर लिया जीरो ऑर्डर के लिए। सर 2.2 के लिखा था 4K, तो वो नहीं समझा। 2 इंटू 2 है वो, पॉइंट नहीं है। 4 है ना, 4 को 2 गुणा 2 लिख रखा है, ये लो, ठीक है सर। 2 गुणा 2, ठीक है, पॉइंट नहीं, मल्टीपल, ठीक है? तो ये 2 इंटू 2 ही बेटर रहेगा। आगे देखिए, इतना समझ सकते हो आप लोग कि इसको मैंने क्या बना दिया, है ना? अब आगे देखिए, तो टी हाफ इसके इक्वल हो गया। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। T 100% ए नोट बाय K होता है, टी हाफ ए नोट बाय 2K होता है, और T75 1.5 इंटू हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम ए नोट बाय 2K होता है, ठीक है? ऐसे करके ये सारे फॉर्मूले फिंगरटिप्स में होने चाहिए जब ये फॉर्मूले याद होंगे। हाँ बेटा? सर अगर वही हम लिखें 3 ए नोट 4/4K, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन नहीं में? देगा, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में वो देगा आपको कि आपको हाफ टाइम दे दिया उसने, वो कह रहा है हाफ टाइम मैंने आपको बता दिया जीरो ऑर्डर का, और 75% बताओ, 75 मतलब परसेंट टाइम कितना होगा? हाफ टाइम 5 मिनट में कोई रिएक्शन हाफ टाइम पूरा कर लेती है, तो आपको क्या लगता है वो 10 मिनट में पूरा 100% हो जाएगी? सिर्फ जीरो ऑर्डर के केस में ऐसा पॉसिबल है, और ये सच भी है, लेकिन बाकी ऑर्डर्स में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजें जीरो ऑर्डर के लिए करवाई जरूर जा रही है, बट जीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड लग जाता है कि 5 मिनट में कोई रिएक्शन आधी हो जाती है, तो 10 मिनट में पक्के तौर पर पूरी 100% हो जाएगी। यूनिटरी मेथड लगता है जीरो ऑर्डर में, बाकी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में कभी यूनिटरी मेथड लगता ही नहीं है, वो तो गड़बड़ करते हैं। 5 मिनट में हाफ हो रही है, हो सकता है 7 मिनट में वो आगे फिर हाफ हो जाए, फिर अगला 1 मिनट में फिर से हाफ हो जाए, फिर अगला 1 मिनट, मतलब पूरी तो कभी होती नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है? क्यों कंप्लीट नहीं होती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? कभी भी 100% पूरी नहीं हो सकती फर्स्ट ऑर्डर। चलो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को अच्छे से बताना, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑर्डर कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। आप लोग 10 फीट का डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर सकते हैं? पैदल चलें तो, चलने पर कितने सेकंड में पूरा कर लेंगे? 10 फीट चलना है, बताइए, एवरेज अंदाजा बता दो। 20 मान लो, 20 सेकंड। 20 सेकंड? अरे 10 में ही पूरा हो जाएगा, ठीक है, चलो 20 मान लेते हैं। 1 घंटा मान लूं, ठीक है, चाहे कितनी भी स्लो स्पीड कर लो।
पार कर लोगे? सब बच्चे पार कर लेंगे 10 फीट का डिस्टेंस? चल सकते हो सभी? यस सर, यस सर। यस सर। एवरीवन इज कॉन्फिडेंट? यस सर। अभी मैं आप लोगों को एक सिचुएशन देने वाला हूं, उस सिचुएशन में आप लोग 10 फीट जिंदगी भर पार नहीं कर पाओगे। स्पीड जितनी चाहिए उतनी ले लो, लाइट की स्पीड से चल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की स्पीड से भी चल सकते हो, लेकिन मेरे को 10 फीट पार करवाने हैं। अभी आप सब कह रहे हो पार हो जाओगे आप लोग, है ना? चलो आपका बेड़ा पार अब लगाते हैं कि सच में पार हो सकते हो क्या आप में। हम में उतना पोटेंशियल है नहीं जिसमें कि हम पार हो जाए। ये देखिए यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है 10 फीट। अब आप इसको 10 फीट को कोई कह रहा है 20 सेकंड में, 5 मिनट, 10 मिनट, कितना भी टाइम लो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पार करना है। इनफाइनाइट टाइम ले लो लेकिन पार करना है, ठीक है? जितना आपका दिल करे उतना। अब मैं आपको एक कंडीशन रख रहा हूं, सिर्फ एक कंडीशन। चाल आपकी, टाइम आपका, सब कुछ आपका, स्पीड आपकी, जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो, गाड़ी घोड़ा, है ना? सर लेकिन ऊपर नीचे जाएंगे तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगी ना। अरे नहीं, ऊपर नीचे नहीं जाना है, तो मैंने ब्रैकेट बंद किया है, ऊपर नीचे नहीं जाना। सुनिए सुनिए, मत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, सीधी लाइन ही बताऊंगा, ठीक है? तो देखो, चाहे आप ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, एरोप्लेन से जाओ, लाइट ऑफ स्पीड जाओ, कुछ भी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको पार करना है 10 फीट के डिस्टेंस को। बस मेरी एक कंडीशन है, जैसे ही आप 10 फीट में आधा डिस्टेंस कवर करें, 5 फीट कवर हो गया, 5 इधर है 5 इधर है, देन जस्ट यू हैव टू रिकॉल मी। 5 इधर है 5 इधर है, मेरे को बताना है कि सर मैंने 5 फीट पार कर लिया। इसके बाद जो आगे 5 बचेगा उसको जब आप आधा पार कर लो, इसका भी जब आप आधा पार कर लो, मतलब 2.5 2.5 फीट, इधर भी 2.5 रहेगा, तब मुझे दोबारा से बताना है। फिर से आधा पार करोगे, जो 2.5 का आधा, फिर से मुझे बताना है, सिर्फ बताना है। स्पीड आपकी है, वही 10 फीट का डिस्टेंस है, बस मेरे को बताना है। क्लियर है? तो अब बताओ पार कर लोगे? कितना टाइम लगेगा पार करने में? सिर्फ 10 सेकंड नहीं लगेगा ना, 5 10 इधर हो सेकंड ही गया। लगेगा। चलो 10 सुनिए सुनिए सुनिए, आपने सबसे पहले 5 फीट पार कर लिया, ठीक है? चाहे वो 1 सेकंड में पार किया, कभी भी पार किया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बता दिया सर 5 फीट पार हो गया। उसके बाद में आपने 5 का आधा कर दिया, 2.5 फीट पार कर लिया, मेरे को बता दिया। फिर इसका आधा 1.25 पार कर लिया, मेरे को बता दिया। फिर इसका आधा 0.625 पार कर लिया, मुझे बता दिया। फिर इसका आधा 0.2125 ये पार किया, मुझे बता दिया। फिर इसका आधा 0.10625 पार किया, मुझे बता दिया। फर्दर 0.053125 पार किया, मुझे बता दिया। फर्दर इतना डीप में कौन जाएगा? अब पार कर रहे हो आप लोग और सिर्फ मेरे को बता रहे हो, मुझे बताना है। मैंने यही कंडीशन रखी थी कि जो भी डिस्टेंस बचेगा उसके बाद जो आप आगे डिस्टेंस बचेगा आधा पार करने के बाद, उसका आधा होने पर भी मुझे बताना है। तो हर बार आप इस वैल्यू का आधा करते जाओ, ये जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगी, ये जीरो बनेगी नहीं कभी। बन जाएगी क्या जीरो? सर नो सर, ऐसे तो बहुत 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ, ये जीरो कभी नहीं होगी। 0.000000000 इनफाइनाइट जीरो के बाद में भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मतलब आप 10 फीट कभी जिंदगी भर पार नहीं कर पाओगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले बहुत से बच्चे क्लेम कर रहे थे हम 10 सेकंड 20 सेकंड में पार कर जाएंगे। कर सकते हो क्या पार? सिर्फ मुझे बताना है, सिर्फ मुझे बताना है। और मैंने किसी चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला। इन्फिनिटी हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, यही होता है फर्स्ट ऑर्डर में। हम सारी उम्र उसको पार ही नहीं करते, वो खत्म नहीं होती सारी उम्र। 99.99999999% पार हो जाएगी, बट 0.0000000 कहीं ना कहीं जाके 1 लग रहा है, वो पार नहीं होगा, वो कभी कर ही नहीं सकते आप। ना आप कर सकते ना फर्स्ट ऑर्डर पूरी होती है। ऐसे ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनता है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो ह्यूमन एबिलिटीज कितनी कम है, हम चाहकर भी क्या नहीं कर सकते हैं? 10 फीट पार नहीं कर सकते, है ना? 10 फीट, दैट्स नॉट द बिग डील, लेकिन फिर भी आप लोग पार नहीं कर पा रहे हैं। सोच लो, है ना? इनएबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर इनएबिलिटीज, यहां कहीं एक गड़बड़ है क्या? अब एक चीज ध्यान से देना, मैंने बोला आप पार नहीं कर पाओगे, लेकिन एक्चुअल में तो आप 10 फीट बहुत आसानी से पार कर लोगे। तो फिर गड़बड़ कहां है? क्या मैथ में गलती है? नहीं, मैथ में भी कोई गलती नहीं है।
तो फिर गलती कहाँ है भैया? इनफाइनाइट वैल्यू क्यों आ जाती है सिर्फ इतना करने पर कि हाफ डिस्टेंस कवर करके मेरे को बता देना? ये मेरे को बताने में प्रॉब्लम हो रही है किसी को? उसमें भी नहीं होनी चाहिए। मैथ में प्रॉब्लम है? नहीं है। तो कहाँ है? यानी हम हर रोज इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, हर रोज। यही वो सिस्टम है जिसकी वजह से साइंटिस्ट बोलते हैं ना, हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, हम लाइट की स्पीड से ज्यादा चल सकते हैं। कैसे? अरे भाई हम 10 फीट जो बंदा कवर कर गया, इसका मतलब वो इनफाइनाइट बार हाफ टाइम कवर कर चुका है उस रिएक्शन का। इनफाइनाइट बार हाफ टाइम कर रहा है ना, क्योंकि 10 फीट तो पार कर रहा है, तो डेफिनेटली हमने इन्फिनिटी को पार कर लिया है। तो इन्फिनिटी को जब हम 10 सेकंड में पार कर सकते हैं, तो सोच के देखिए, तो क्या हम सच में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चल रहे? क्योंकि इन्फिनिटी तो एंड ही नहीं होता। तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? भाई हम इसके बहुत करीब हैं, अगर कुछ मिल गया साइंटिस्टों को तो डेफिनेटली हम पार चले जाएंगे। क्लियर है बेटा? इंटरेस्टिंग था ना? तो यहाँ से अब हम वापस अपने लेवल पर आ जाते हैं, और ये टी हाफ का और टी 75% का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नाउ वी आर डूइंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा मैंने आपको जलवा दिखाया इसका कि 10 मीटर 10 फीट भी आप पार नहीं कर पाओगे, तो ये रिएक्शन कभी पूरी नहीं होती, 100% नहीं होती, 99.9% निकाल सकते हो। ठीक है, नो वरी। तो देखिए अब ये रिएक्शन होती क्या है, कैसे इसको डिराइव करते हैं, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, रट्टा मारनी है, सीधी सी बात है, तो खास इसमें है नहीं आनी जानी। फिर भी सबसे पहले मैंने आपको बताया था ए नोट को ए बी लिखते हैं और a माइनस एक्स को ए टी भी लिखते हैं। a माइनस एक्स का मतलब x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। ये याद रख लेना भी, x इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t होता है। अभी तक हम रिएक्टेंट ले रहे थे हमेशा, a t टाइम t पर रिएक्टेंट है, a नोट शुरू में जो रिएक्टेंट लिए थे वो है, और a को ही a नोट बोल देते हैं, इसमें तो कोई फर्क है नहीं, छोटा है बड़ा है। बट ax जो है, इसमें x जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन t टाइम पर। अब हम इसका भी यूज करेंगे। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, ये sir. दो अलग वर्ड्स हैं, नथिंग स्पेशल इन दीज, तो ये अब आपको याद करने हैं। ठीक है, जो बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो रिएक्शन जो है, फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? a माइनस एक्स। a माइनस एक्स क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, a माइनस एक्स का पूरा वर्ड। या फिर हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है at, a माइनस एक्स at तो होता है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन at के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, और at को हम बोलते हैं a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक और रेट की वैल्यू होती है। रेट क्या होता है? dx बाई dt, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर्टिकुलर टाइम पर कितनी है, उन दोनों का डिवाइड भी रेट होता है। और डी का मतलब है छोटा सा प्रोडक्ट, डी मींस वेरी स्मॉल प्रोडक्ट। यस, क्लियर है? तो रेट के दो वो हैं कि एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, एक ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम भी होती है। दोनों सेम एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ये आ गए dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है at के, क्योंकि at भी तो रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है और dx बाई dt भी, तो इन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो एक दूसरे के, सीधा सीधा। यानी पहला स्टेप ये आपको याद करना है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। बस इतना लिखना है। क्लियर है? तो ये स्टेप आप याद करके भी लिख सकते हैं, समझना चाहें तो समझ लीजिए। बस इसमें याद यही रखना है, a माइनस एक्स at होता है, ठीक है, और स्मॉल a जो है वो a नोट होता है, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद में देखो dx बाई dt, तो मैं क्या करता हूँ dx बाई dt, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट करने के लिए k लगा दिया, इक्वल कर दिया मैंने k इंटू ax, बस इसमें और कुछ नहीं किया। क्लियर है भाई? यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ये रेड कलर में लिखा हुआ है ना, उसी को मार्क करना, मतलब उसी को याद करना, और कुछ नहीं। अब देखो क्या किया मैंने, यहां मैं क्या कर रहा हूं, a माइनस एक्स को इधर ले आया और dt को उधर ले गया kt के साथ। ठीक है, सिर्फ ये एक्सचेंज ऑफर किया और कुछ नहीं किया। तो a माइनस एक्स नीचे आ गया, k के साथ dt आ गया। जो dt पहले कहां था? इसके नीचे था। ax कहां था? वो k के साथ था। बस इनका एक्सचेंज ऑफर किया। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन का साइन है ये, है ना। अब जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आता है, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें सीधा समझ में आएगा। जिन्हें नहीं आता, मेडिकल वाले स्टूडेंट है, उनको करने की जरूरत नहीं है। 50-60 फॉर्मूले याद करने के बाद एक स्टेप याद करना, एक स्टेप समझना चाहते हो, या सीधा
पूरी केमिस्ट्री में आपको 3-4 स्टेप मिलेंगे, 3 या 4 स्टेप जिनमें इंटीग्रेशन दिखाई देगा, वो सीधा याद कर लो 4 स्टेप या 50 फॉर्मूले याद करके उस स्टेप को बनाना सीखना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये बात सबको? जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता सीधा याद कर लो, बात खत्म है कि इंटीग्रेशन ये ऐसे हो गया, क्योंकि हमें आगे इसका यूज भी नहीं करना, कहीं यूज नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता, बात ही खत्म। नॉन मेडिकल वाले यूज करते हैं, मेडिकल वाले स्टूडेंट को कहीं यूज नहीं होगा। केमिस्ट्री में 4 लाइनें कहीं कहीं आएंगी, वो सीधा 4 लाइनें याद है ना, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो सीधा इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन में क्या है, dx बाय a माइनस एक्स को देखो क्या बना दिया इन्होंने, नेगेटिव नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बना दिया। नेगेटिव क्यों किया, a माइनस एक्स को ऊपर उठा के ले गए, इसलिए इसके आगे नेचुरल लगा दिया, dx को पूरा खत्म कर दिया, बस यही किया। तो ये स्टेप याद किया जा सकता है, नो डाउट। और ये देखो k dt को क्या बनाया, d हटा दिया, d हटाना हमारा मेन मकसद है, याद रख लेना, d हटाना ही हमारा मेन मकसद होता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। तो d हट गया, ये बन गया kt, ये t बन गया इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के लिए एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता होता है, एक साइड में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगता है, तो यहां हमने i लगा दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है ये बात सबको? सीधा ये इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप याद कर लो, और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन के चक्करों में मत पड़ो, उसके फॉर्मूलों के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि फॉर्मूले भी तो याद करोगे ना इंटीग्रेशन वाले, तो वो याद करने की बजाय एक स्टेप याद कर लो, ये ज्यादा आसान है। हाँ, जिनकी नॉन मेडिकल है उनकी मजबूरी है, उनको इंटीग्रेशन पूरा आना चाहिए, तो उनको फॉर्मूले याद है, वो डिराइव कर लेंगे। उनको आपसे ज्यादा याद करना पड़ता है मेडिकल वाले स्टूडेंट से, आप ये कह सकते हैं, तो वो डिराइव कर लेंगे। आपको सिर्फ एक स्टेप याद करना है, उनको 50 फॉर्मूले याद करने हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, कौन सा इजियर है, चॉइस इज योर्स। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए ये आ गया। अब अगर टाइम 0 हो, यानी शुरू में, तो टाइम को मैंने 0 भर दिया, तो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन था ना, एक्स क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है टाइम t, तो टाइम तो 0 है, तो 0 मतलब प्रोडक्ट तो बने ही नहीं थे, तो इसकी वैल्यू मैंने 0 भर दी, तो ये आ गया नेचुरल लॉग a, ये बन गया नेचुरल लॉग a, नेगेटिव नेचुरल लॉग a, सीधा सीधा, है ना। और kt, यहाँ टाइम अगर 0 है तो k से मल्टीप्लाई हो गया, 0 बन गया, तो ये इक्वल आ गया i के, i इक्वल नेगेटिव नेचुरल लॉग a। तो यहां से हमने i की वैल्यू निकाल ली, तो i की जगह पर नेगेटिव नेचुरल लॉग a भर सकते हैं, तो यही मैं नेक्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करने वाला हूं। तो देखिए वही सेम टू सेम है, तो मैंने क्या किया, i की जगह पर यहां नेगेटिव नेचुरल लॉग a भर दिया, बाकी सब सेम। बस हमारी इक्वेशन अब बन गई, अब कुछ नहीं बचा भाई, यहीं तक था सारा खेल। तो देखो kt, ये रहा kt, इसको मैं इधर ले आया, ठीक है। नेगेटिव वाला नेगेटिव नेचुरल लॉग a था, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस का, ये माइनस का ही रहा, ये सेम माइनस का, और ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लेफ्ट राइट किया, कुछ नहीं किया इस इक्वेशन में। आगे सीधा इक्वेशन लिख दी, नेचुरल लॉग a माइनस, इस माइनस वाले को बाद में लिख दिया, उसको पहले लिख दिया, तो नेचुरल लॉग a माइनस में नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। a माइनस एक्स क्या होता है, at होता है, ये मैंने बताया था, है ना। पहले a माइनस एक्स को आप डायरेक्ट at लिख के भी शुरू से डेरिवेशन ऐसे ही कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उसके अंदर at और वो dx बाय a माइनस एक्स है ना, जब इसका इंटीग्रेशन आप करते हो, यहाँ dx डिवाइड बाय a माइनस एक्स, जब इसका इंटीग्रेशन करते हो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इस dx को हम खा जाते हैं और इसको नेगेटिव नेचुरल लॉग a माइनस एक्स लिख देते हैं, क्योंकि वहां भी x था, यहाँ भी x। और अगर आप इसे शुरू से a माइनस एक्स को at ले रहे हो, तो फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम, इसको खत्म करने में प्रॉब्लम आएगी, ये खत्म नहीं कर सकते आप, इसलिए हमने a माइनस एक्स को पहले रखा था और बाद में उसका at बना दिया। वरना आप सोच सकते हैं कि शुरू से ही सर at लिख दे, तो वो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, इसलिए शुरू से at नहीं लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, at मत लिखिएगा, बाद में at करेंगे। तो देखो सीधा इक्वेशन बन गई, यस, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर। यस बेटा, किसी को डाउट है इसमें कहीं? फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, सीधा फॉर्मूला याद करना, डेरिवेशन याद हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हमें सबसे पहले। लोग को नेचुरल लॉग लिखते हैं? नहीं बेटा, लोग को नेचुरल लॉग नहीं लिखते। जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में डी को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, डी से डिफरेंशिएशन, जब इंटीग्रेशन बन जाता है और उसको नेचुरल लॉग लिखते हैं, एल एन, नेचुरल लॉग, उल्टा पढ़ते हैं, है ना। और लॉग क्या होता है, अभी हम उसको कन्वर्ट करेंगे नीचे। लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग, अगर आप लॉग में कन्वर्ट करो तो 2.303 आगे लगा दो और ये लॉग बन जाएगा।
नेचुरल लॉग और लॉग में ये डिफरेंस होता है। नेचुरल लॉग इक्वल 2.303 लॉग। क्लियर है? यस सर। बस इतना डिफरेंस होता है, वो हम आगे भी करेंगे। नेचुरल लॉग, तो यहाँ पहला फॉर्मूला तो ये बना नेचुरल लॉग की फॉर्म में। अब बात करते हैं नेचुरल लॉग के कुछ रूल होते हैं, वो रूल बता देता हूं भाई। मैथ वाले स्टूडेंट को आते होंगे लेकिन बायो वाले स्टूडेंट को नहीं आते होंगे, तो वो रूल देखिए जरा। देखिए लोग के कुछ रूल हैं, नेचुरल लोग भी सेम ही चीज है, वही रूल होते हैं। तो देखो लोग, अगर कोई चीज लोग ए मल्टीप्लाई में बी है तो उसको लोग में ऐसे लिखते हैं, लोग ए प्लस लोग बी, यानी मल्टीप्लाई को लोग प्लस में कन्वर्ट कर देता है। फर्स्ट रूल, 2-3 रूल है, ज्यादा नहीं है। लोग ए बाय बी है डिवाइड में, तो लोग ए माइनस जो नीचे होता है डिवाइड में होता है वो माइनस में चला जाता है लोग बी। यस, क्लियर है बेटा? यस बहुत सर। आसान रूल है लोग के। अब आगे देखिए, लोग ए की पावर बी हो, ए की पावर बी है तो पावर बाहर आ जाती है मल्टीप्लाई में और अंदर रह जाता है लोग ए। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। लोग खत्म हो गया। लोग के इतने ही रूल हैं, 3 ही रूल हैं। क्लियर है भाई? मैथ वालों के लिए बहुत सारे रूल हैं लेकिन हमारे लिए सिर्फ इतने ही है, खत्म। अब इसमें कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए लोग की, वो वैल्यूज भी मैं आपको करवा दूंगा, नो वरी। तो देखो लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, नेचुरल लोग 1 की वैल्यू 0 होती है, लोग 1 की वैल्यू भी 0 होती है। नेचुरल लोग और लोग 1 की वैल्यू दोनों की 0 होती है, ठीक है, और लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यूज बेसिक वैल्यूज हैं, ये याद रखनी है। उसके अलावा मैं आपको 5 वैल्यू और याद करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ये वाले रूल फिर से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन इनको लिख लेना। सर जहां पर लीव कर दे। लीव कर रहे हो बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ, इसको एंड कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर को, ठीक है। तो देखिए, तो ये बाद में हम याद करवा दूंगा मैं आपको, तो ये सारा आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम जो कर रहे थे, यहाँ ये दोनों जो माइनस में है एक दूसरे के, तो मैं इसे डिवाइड में लिख सकता हूँ, नेट ए नोट डिवाइड बाय 80, और दोनों के बाहर नेचुरल लॉग लगा सकता हूँ, क्योंकि डिवाइड माइनस में हो जाता है तो माइनस डिवाइड में हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसी को मैंने क्या किया, केटी का एंटी लॉग कर दिया। लॉग का उल्टा होता है एंटी लॉग, तो ये पावर बन गया, ई का मतलब एंटी लॉग केटी, और नेचुरल लॉग का एंटी लॉग करोगे तो वो लॉग से नेचुरल लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, तो यहाँ का लॉग खत्म हो गया, ठीक है, वो बच गया ए नोट बाय 80, 80 लिख सकते हैं आप इसे, ए नोट बाय 80 ये बच गया, और ये बन गया एंटी लॉग। इसी को आगे यहाँ लेके आते हैं, इस एंटी लॉग के आगे माइनस केटी लगा दिया, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को पलट दिया, उल्टा कर दिया इन दोनों को, तो आगे माइनस लग जाएगा, ए बाय या 80 बाय ए नोट कर दिया। अब मैंने क्या किया, 80 या ए को, ये जो ए बचा इसको मैं एक साइड लेता हूं, ए नोट को दूसरी तरफ ले गया, तो मेरे पास आ गया ए इक्वल एंटी लॉग माइनस केटी मल्टीप्लाई में ए नोट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कहां से बना, इसी फॉर्मूले से बना है जो आपस में ये एरो लगा के बना रखा है। क्लियर है सभी को ना? फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला है। अब आगे देखिए, अब मैं एक और कर सकता हूं, नेचुरल लॉग को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूं, मैंने क्या बोला था, 2.303 लगा दो, नेचुरल लॉग के आगे लॉग लग जाएगा, बस, बाकी सेम टू सेम है, ए नोट बाय 80। तो ये भी एक फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये सारे फॉर्मूले हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस, इतना ही करेंगे, किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सर लीव सर जब कर दें? डिफरेंशिएट